आरएसएस देश का बहुत बड़ा नुकसान कर रहा है। ऐसे नेताओं की तुलना जो है वो अजमल कसाब जैसे लोगों से करता हूँ। ऐसा मालूम होता है कि सिर्फ उन्होंने अपनी माँ का दूध पिया है, किसी और ने नहीं पिया। तो डीएनओ चेक करा लीजिए साहब, यहाँ आपको मंगोल के जीन्स नहीं मिलेंगे। ये कौम को नफरत की भाषा पढ़ाते हैं। यूपी में जो भी हो रहा वो मिशन 27 को ध्यान में रखकर हो रहा। हिंदुओं को एक रहने का संदेश दिया जा रहा। हिंदू वोट बैंक को एकजुट रखने के लिए सरकार के साथ आरएसएस भी मैदान में उतर चुका है। सीएम योगी और संघ प्रमुख मोहन भागवत की मुलाकात के बाद दोनों डिप्टी सीएम भी आज भागवत से मिले, लेकिन सीएम के साथ लंबी मुलाकात के बाद भागवत के घर वापसी वाले बयान पर कट्टरपंथी गैंग एक्टिव हो गया है। मौलानाओं का गैंग एक अलग ही नैरेटिव सेट करने में जुट गया है। भड़काऊ बयानबाजी कर लोगों को उकसाने की कोशिश हो रही। कोई आतंकी कसाब से भागवत की तुलना कर रहा तो कोई खुलेआम धमकी भरे लफ्जों का इस्तेमाल कर रहा। जो 70 साल में कहने वाले लोग पैदा नहीं हुए थे, आज खड़े होकर के कह रहे हैं कि हम 20 करोड़ मुसलमान और 6 करोड़ क्रिश्चियनों को अपने घर वापस लाएंगे। यानी 20 करोड़ मुसलमानों को हिंदू बनाएंगे, 6 करोड़ क्रिश्चियनों को हिंदू बनाएंगे। ऐसा मालूम होता है कि सिर्फ उन्होंने अपनी माँ का दूध पिया है, किसी और ने नहीं पिया। आरएसएस देश का बहुत बड़ा नुकसान कर रहा है। जब तक आरएसएस नहीं था इस देश में हिंदू बहुत सम्मान के साथ और सुकून के साथ जी रहा था। जब से आरएसएस का वजूद आया है हिंदुओं की सुरक्षा खतरे में पड़ी है। बाबर के टाइम में, औरंगजेब के टाइम में आरएसएस का वजूद नहीं था, तो हिंदू सबसे ज्यादा सम्मानित रहा, सबसे ज्यादा सम्मान से रहा। बाबर के टाइम में भी आरएसएस और उसके टाइम में उन्होंने इस्लाम फैलाने का काम नहीं किया। उन्होंने यहाँ पर अपनी हुकूमत करने के लिए हिंदुओं के साथ मुआहदे किए, हिंदुओं के साथ उन्होंने सम्मान दिया, इज्जत दी। संघ प्रमुख ने कहीं भी जोर जबरदस्ती की बात नहीं कही। उन्होंने बस एक अपील के तौर पर अपनी बात रखी। बात के साथ खास वोट बैंक की सियासत करने वाले भी एक्टिव मोड में आ गए और बयानों के जरिए हद पार कर दी, आतंकी कसाब से तुलना करके। आरएसएस जैसी संगठन का एक बड़ा नेता अगर इस तरह की बात करता है तो मैं ऐसे नेताओं की तुलना जो है वो अजमल कसाब जैसे लोगों से करता हूँ। अजमल कसाब क्यों आया था पाकिस्तान से? इस देश को तोड़ने के लिए आया था, इस देश को कमजोर करने के लिए आया था। किस जाति में लेंगे ये बताएं। मोहन भागवत जी बताएं कि एक खुद वो हिंदू हैं, वो तो ब्राह्मण है, तो पहले ब्राह्मण है बाद में हिंदू कह सकते हैं। तो मुसलमानों के घर वापसी होगी तो किस जाति में स्वागत होगा? कौन सी जाति उनसे स्वागत शादी विवाह करेगा? क्या सिर्फ अपनी राजनीति चमकाने के लिए विपक्षी पार्टियां कुछ भी बयान दे सकती हैं? क्या ओवैसी की पार्टी के नेता अपने बयान से आतंकी कसाब को जस्टिफाई कर रहे हैं? आखिर किस मकसद से 100 साल पुराने एक संगठन के प्रमुख के बयान की तुलना आतंकी सोच से की जा रही? मौलाना और विपक्ष के इस नैरेटिव पर बीजेपी और उसकी सहयोगी पार्टियों ने तीखा हमला बोला। ये मौलवी मौलाना लोग जो बयान दे रहे हैं, ये कौम की शिक्षा की बात क्यों नहीं करते? एक कौम के स्वास्थ्य की चिंता क्यों नहीं करते? कौम को रोजगार और नौकरी की बात क्यों नहीं करते? कौम की हिस्सेदारी की बात क्यों नहीं करते? एक कौम को नफरत की भाषा पढ़ाते हैं। राजनीति में हिस्सेदारी की बात करो, समाज में बेहतर शिक्षा कैसे आवे उसके लिए बात करो। खाली मुसलमान की बात करते हो, क्या उससे मिलने वाला है? 2027 का चुनाव श्री अखिलेश यादव जी और समाजवादी पार्टी हार चुकी है। स्क्रिप्ट तैयार कर रहे हैं 2027 में चुनाव हारने के बाद क्या आरोप लगाएंगे। सवाल है कि 27 में यूपी की कुर्सी वापस पाने के लिए विपक्ष अपना एजेंडा सेट करने में जुटा है। क्या जनता से बार बार रिजेक्शन मिलने के बाद विपक्षी पार्टियां मौलाना गैंग के साथ मिलकर भड़काऊ पॉलिटिक्स वाला ग्राउंड तैयार करने में जुटी हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नव भारत। तो आप सोचिए, 2 दिन 2 मुलाकातें। कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की संघ प्रमुख मोहन भागवत से मुलाकात, आज दोनों डिप्टी सीएम भी 15-15 मिनट मिल लिए। लेकिन दूसरी ओर क्या चल रहा है? उकसाऊ एजेंडा और तुष्टीकरण की सियासत। मैं आपका परिचय आज के मेहमानों से करवाता हूं। रोहन गुप्ता भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता, अंबर जैदी पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर, आदिल हसन एमआईएम के नेता और प्रवक्ता जुड़ेंगे, विवेक साइलस है समाजवादी पार्टी के नेता और प्रवक्ता, और हाफिज गुलाम सरवर जी स्टूडियो में मौजूद है, इस्लामिक स्कॉलर हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। गुलाम सरवर जी, आपसे शुरू करता हूं। एक चैप्टर पहले समझ लूं, फिर मैं पॉलिटिकल डिबेट पर जाऊंगा। हिंदू सबसे ज्यादा सम्मानित बाबर औरंगजेब में,
ये ज्ञान आपको हजम होता है? देखिए, सबसे पहले इस देश में जो देश की आवश्यकताएं हैं, लोगों की आवश्यकताएं हैं, उस पर ज्यादा चर्चा होता तो ज्यादा भला होता। लेकिन चलिए, संघ प्रमुख ने अपने एंगल से अपना बयान दिया। रिएक्शन में जो लोग बयान दे रहे हैं उनको भी इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि इस बयान का अंत क्या होगा। और आप बार बार 100 साल, 200 साल, 500 साल पहले लेकर अगर जाएंगे तो इससे समस्याओं का आज वर्तमान चुनौतियों में, वर्तमान समय में, वर्तमान आवश्यकताओं पे अगर हम रह के बात करें तो ज्यादा बेहतर है। तो जो लोग भी बार बार मुगल काल और दूसरे काल का जिक्र करके और उस तुलना वर्तमान से करते हैं, मैं तो उससे सहमत नहीं हूं। लेकिन एक बात एडिशनल सबके लिए जरूरी है जानना कि आज जितने जोर जोर से कहा जा रहा है कि हिंदुत्व खतरे में है या इस्लाम खतरे में है, पहले के दिनों में, अंग्रेज के जमाने में तो ऐसा उल्लेख है, ऐसे कई आर्टिकल हैं, ऐसे कई स्टेटमेंट हैं जहां लोगों ने इस्लाम के विषय में कहा था कि खतरे हैं मदरसे, मस्जिद, ये वो। लेकिन इससे पहले कभी ऐसा नहीं सुना गया था जो अब सुना जाता है। इस पर ब्रेक कैसे लगे, इस पर तो कोई चर्चा देश में है ही नहीं। चाहे वो कोई पॉलिटिकल पार्टी हो या नॉन पॉलिटिकल चेहरे हो, सब के सब चाहते हैं कि बयान ऐसे ही देता रहा जाए और 2027 की तस्वीर अभी साफ की जा रही है। सरवर साहब, दो नाव की सवारी नहीं हो सकती है। मैंने आपसे एक लाइन का सवाल पूछा था कि क्या ये कहना, या फिर क्या आपको लगता है, छोड़ दीजिए कहना सही बयान गलत बयान, क्या आपको लगता है कि बाबर औरंगजेब के समय हिंदुत्व सुरक्षित था या ना? नहीं, सुरक्षित होता नहीं तो आज फलता फूलता कैसे दुनिया में? सुरक्षित था, हमेशा ही सुरक्षित रहा। आपके हिसाब से सुरक्षित है ना? सबसे ज्यादा हिसाब से सुरक्षित रहा। आपके हिसाब से सबसे ज्यादा सम्मानित रहा ना उनके समय में? रहा ही है। आपके हिसाब से सम्मानित रहा। बिल्कुल। औरंगजेब भले मंदिर तोड़वाता रहा। नहीं, मंदिर का कहीं प्रमाण ही नहीं, तो सारे औरंगजेब की किताब में दिख रहा है, प्रमाण नहीं है साहब। उसने काशी में मंदिर तोड़वाया, मथुरा में औरंगजेब कहीं ये लिखित है। अच्छा चलिए, गुलाम सरवर, फिर आप चश्मे का नंबर बदलिए। लीजिए, चश्मा लगाया सर, 5 नहीं तो गलत चश्मा लगाया, मात्र 5 चश्मे का नंबर बदलिए। नंबर बदल दो, नंबर गलत नंबर का चश्मा पहना पांडे जी। 5 सेकंड बस। बाबर ने बाबरी मस्जिद बनवाई या बाबर के चेले ने बनवाई? मैं आपसे जो पूछ रहा हूं उसका जवाब दीजिए। राम मंदिर, आप बाबर के प्रवक्ता हैं, आप औरंगजेब के प्रवक्ता की तरह बिहेव कर रहे हैं। 5 मिनट सुन लीजिए। चश्मा उतार दिए, चश्मा उतारने से नहीं होगा, नजर बदलिए। चश्मा हटाने से नहीं होता है। मस्जिद तोड़ने का आरोप जिस पर है, उसके पोते को यहां महान बनाने वाले तो हिंदू हैं सब। तो हम तो कहते हैं कि बाबरी मस्जिद बाबर से कोई लेना देना नहीं। तो ठीक है, होता नहीं ठीक है, आपने बाबरी मस्जिद ठीक है, तो हम अब भी याद किए। ठीक है गुलाम सरवर, 35 साल बाद। ठीक है गुलाम सरवर, आप यहां से अकबर में मात्र ठीक है, साल का गए। ठीक है अंबर जैदी, अंबर जैदी, रोहन गुप्ता आऊंगा। लेकिन अंबर जैदी, बाबर औरंगजेब के समय हिंदू सबसे ज्यादा सम्मानित, ये गुलाम सरवर भी मान रहे हैं। क्या करें, कौन सा नंबर का चश्मा इनको पहनाया जाए? मुझे लगता है कोई चश्मा ही नहीं बना जिस चश्मे को लगाकर उनको सच्चाई दिखाई देगी। देखिए, सबसे बड़ा सवाल यह है कि बाबरनामा में खुद बाबर ने अपने आप को एक मुस्लिम रूलर घोषित किया, और वो जो मंदिर की बात आपने कही वो भी सारी चीजें उसमें उसका उल्लेख है। और अगर हम औरंगजेब पे आए तो औरंगजेब के ने जो करनियां की उसको तो आप लिख ही नहीं सकते। जितना जुल्म उन्होंने हिंदुस्तान में ना सिर्फ हिंदुओं पर बल्कि मुसलमानों पे किया, शियों पर, शियों का जबरन कन्वर्जन किया। आप चाहे शियों की बात करें, सिखों की बात करें, हिंदुओं की बात करें, तो ओपनली सबसे ज्यादा कट्टरता औरंगजेब ने की। और क्या कुछ औरंगजेब ने नहीं किया। जजिया टैक्स नहीं लगाया, वो किसके लिए था? जजिया टैक्स उससे बहुत उत्थान हो रहा था हिंदुओं का। और मंदिरों को अब तुड़वाना, लूटना हो, सारी चीजें। और आप कह रहे हैं कि औरंगजेब ने कुछ किया ही नहीं, आप तो रहमतुल्लाह अलैह मानते हैं। अगर रहमतुल्लाह अलैह की डेफिनेशन ये है आपके नजरों में, तो रहमतुल्लाह अलैह क्या होता है? फिर आपको नहीं लगता कि जो दूसरे लोग सोचते हैं मुसलमान और इस्लाम के बारे में, वो परसेप्शन जिसको फिर आप इस्लामोफोबिया कहते हैं, वो गलत है? अगर आप गलत को ही नहीं, लॉजिक कहां से आया? बाबर 1536 में, अकबर 1556 में हिंदुओं के मंदिरों को, उनके जबरन कन्वर्जन को करने वाले इंसान को आप कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं? और आप कहते हैं मेरे बच्चे का भी नहीं होगा। अरे इस्लाम के हिसाब से अकबर से क्या हुआ, यही जवाब दीजिए ना। हिसाब से तो किसी भी अकबर से क्या संबंध नहीं हो सकती, अकबर से क्या संबंध नहीं हो सकती, बीरबल अकबर से क्या संबंध, मान सिंह अकबर से क्या संबंध? आप ऐलान कीजिए कि मान सिंह हिंदू नहीं थे, आप ऐलान कीजिए टोडरमल हिंदू नहीं थे, आप ऐलान कीजिए कि बीरबल हिंदू नहीं थे, आप ऐलान कीजिए कि तानसेन हिंदू नहीं थे, कीजिए ना ऐलान।
तब मैं मानूंगा। और अगर वो सब हिंदू थे तो फिर आरोप गलत है। जो सच्चाई है फिर तो आरोप गलत है, नहीं बदला जा सकता। फिर तो आरोप गलत है। ये आरोप कैसे गलत है? तो मान सिंह हिंदू थे या नहीं? औरंगजेब के मान सिंह हिंदू थे या नहीं? हिंदू मनसबदार नहीं, मान सिंह औरंगजेब ने जुल्म नहीं किया, औरंगजेब ने जज्बा नहीं लगाया, औरंगजेब ने हिंदू थे या नहीं? ठीक है, चलिए अब जो है एक मिनट हो गया, गुलाम सरवर हो गया। पॉलिटिकल गेस्ट होने के बावजूद मैंने आप लोगों से डिबेट क्यों शुरू की? अंबरजादी प्लीज होल्ड ऑन अंबरजादी होल्ड ऑन गुलाम सर एक मिनट अंबरजादी हो गया गुलाम सरवर जी शांत रहिए। अब मैं देश को बता दूं, अब रुक जाइए, अब मैं देश को बता दूं कि पॉलिटिकल गेस्ट होने के बावजूद मैंने नॉन पॉलिटिकल डिबेट क्यों शुरुआत की। वो इसलिए शुरुआत की कि अगर कोई आकर यह कहता है रोहन गुप्ता कि बाबर औरंगजेब के समय हिंदू सबसे ज्यादा सम्मानित रहे, जबकि इतिहास में यह दर्ज है कि औरंगजेब ने कितने मंदिर तोड़े, कितने जबरन धर्मांतरण करवाए, गुलाम सरवर जैसे लोगों की वजह से यह नेता इस तरीके का बयान देते हैं कि हिंदू सबसे ज्यादा सम्मानित औरंगजेब के समय रहा। राकेश जी, यही आपत्ति है। जब भी आप इतिहास के पन्नों में झांकेंगे और ये सब जितने मुगल साम्राज्य के टाइम पे जो भी आक्रांता थे उनको जब शहीद का दर्जा दिया जाता है, जैसे टीपू सुल्तान हो या बाबर हो, तो फिर तो सामने आवाज तो उठेगी, क्योंकि आप सत्य बदल नहीं सकते, आप इतिहास को बदल नहीं सकते। आप इतिहास को छेड़छाड़ करने के प्रयास करेंगे और जब आपको कोई करेक्ट करेगा तो आप उसको एंटी मुस्लिम बताएंगे। आपत्ति तो वहां पे है राकेश जी। कोई नहीं चाहता 140 करोड़ भारतीयों में हम पुरानी बातों को उखाड़े या उसके बारे में चर्चा करें, क्योंकि हम वर्तमान में समय खराब नहीं कर सकते इतिहास की बातों को करके। पर आप जब तुष्टिकरण के लिए, जब कांग्रेस के नेता ये कहेंगे नहीं टीपू सुल्तान तो आक्रांत है और उसका जो स्टेटस है वो शिवाजी महाराज जितना होना चाहिए, फिर तो आवाज उठेगी ना। आप क्या चाहेंगे? आप चुप हो जाएंगे? अब जब भी आप कांग्रेस पार्टी देखिए, जहां पे भी उनके राज्य है, कर्नाटका देखिए, तेलंगाना में 2 दिन पहले ईद के समय पे लोगों को जल्दी 4 बजे छोड़ने की छुट्टी देने का फरमान जारी कर दिया गया। कर्नाटक में 4% लोगों को, मुस्लिम कॉन्ट्रैक्टरों को आरक्षण देना। ये सब चीजें क्या है? आपको क्यों तुष्टीकरण करना है? आप तुष्टीकरण करेंगे और तुष्टीकरण के सामने अगर आवाज उठेगी फिर भाजपा को यह कहा जाएगा कि आप हिंदू मुसलमान करते हैं। ये कितना योग्य है राकेश जी? शुरुआत क्यों करते हैं? आपको क्यों वोट बैंक की राजनीति करनी? और एक चीज करूं राकेश जी, इन्होंने सिर्फ तुष्टीकरण किया है, मुसलमान समाज भी कांग्रेस की असलियत जान चुका और इसीलिए बिहार में उनको समर्थन नहीं दिया, क्योंकि समझ गए कि सिर्फ बातें करेंगे। जब आंध्र में सरकार थी तब उन्होंने मुसलमान आरक्षण की बहुत बड़ी बातें की। वो जानते थे, कांग्रेस जानती थी कि हमारे संविधान में प्रावधान क्लियर है कि कभी भी धर्म के नाम पे आरक्षण नहीं होगा। 4 बार फाइल को वापस भेजा गया दिखाने के लिए, देखिए हम तो प्रयास कर रहे हैं। तो ये दिखावे की तो तुष्टीकरण की जो राजनीति है वो एक्सपोज हो चुकी है, सबको समझना पड़ेगा। मौलाना मदनी जब ये स्टेटमेंट करते हैं कि नहीं हम सुरक्षित नहीं है, अरे आप क्यों कर रहे हैं? पूरा देश है, पूरे विश्व में अगर कहीं पे माइनॉरिटी, मैं माइनॉरिटी भी नहीं कहूंगा, सेकंड मेजोरिटी अगर सुरक्षित है वो भारत देश में। मैं इतिहास चैलेंज करके कहता हूं, सारे विश्व के देश में देख लीजिए क्या सबसे सुरक्षित है। फिर आप गलत तुष्टीकरण के चलते इस प्रकार की राजनीति नहीं कर सकते। आदिल हसन, योगी आदित्यनाथ और मोहन भागवत की मुलाकात हुई। आपका जोर बंगाल पर जितना है नहीं है, बंगाल के तो आप प्रभारी भी बन गए, बंगाल पर जितना जोर है नहीं है, उससे ज्यादा जोर यूपी में है और उससे बड़ा दावा आप लोगों का यूपी में है कि चुनाव में कामयाबी हासिल करेंगे। ये इक्वेशन बिगड़ रहा है, तब आपके नेता की जुबान बिगड़ रही है और कसाब से तुलना कर देंगे। भाई पहली बात, रोहन गुप्ता को राकेश भाई बोलना चाहते हैं कि टीपू सुल्तान का जो फोटो है वो जो पहला संविधान की कॉपी बनी थी जिसपे बाबा साहेब अंबेडकर का सिग्नेचर है, सरदार पटेल का सिग्नेचर है, पंडित नेहरू का सिग्नेचर है, मौलाना आजाद का सिग्नेचर, उस संविधान के कॉपी में टीपू सुल्तान का फोटो है। तो रोहन गुप्ता को बता दीजिए कि बाबा साहेब अंबेडकर से बड़े ना मोदी है ना नीतीश है। महिमा मंडन मत करिए आप। संविधान में जो तस्वीरें थी तो हटाई गई, नहीं बोला, बीच में मत बोलो, हिंदू भगवान की तस्वीर हटा दी गई। बीच में मत बोलो, बीच में मत बोलो, बीच में मत बोलो। कल तक चमचागिरी राहुल गांधी का तुम ही करते थे, मैं नहीं करता। भाषा अपनी ठीक रखो। कल तक राहुल गांधी का चमचागिरी तुम ही करते थे, मैं नहीं करता। गुंडे वाली भाषा मत करो। राहुल गांधी का झोला अपनी बात पे रहो। मैं आता हूं बीच में, मैं आता हूं बीच में मैं आता हूं बीच में आता हूं। एक मिनट, ठीक है, नहीं कुछ काउंटर करना था, रंगूता ने कर दिया। 1-2 लाइन का काउंटर हो सकता है। रोहन जी बात सुनिए और सभी लोग भाषाई मर्यादा रखें प्लीज। आदिल हसन बोलिए। राकेश भाई हाँ बोलिए।
राकेश भाई, टीपू सुल्तान जो शख्सियत, तो बाबा साहेब अम्बेडकर ने उस संविधान के कॉपी पे साइन किया है। और रोहन गुप्ता को बोलिए, भाजपा की अगर औकात है तो नीतीश कुमार ने भी 4 बजे छुट्टी बिहार में कर दी है, चंद्रबाबू नायडू ने भी कर दिया। औकात है, भारतीय जनता पार्टी को चैलेंज करता हूं, नरेंद्र मोदी अमित शाह को चैलेंज करता हूं। औकात है तो रमजान पर बोल दे तो नीतीश कुमार की छुट्टी को कैंसिल करा दे। है भाजपा की औकात, अमित शाह की औकात, सम्राट चौधरी की औकात, नरेंद्र मोदी की बैसाखी या नीतीश कुमार की सरकार। चंद्रबाबू नायडू सुनिए आदिल हसन, मैं रिप्लाई लेता हूं इस पर, मैं रोहन गुप्ता से रिप्लाई लेता हूं, लेकिन एक बात सुनिए ना, थोड़ा सा सुनिए आदिल भाई सुनिए, कम से कम शब्दों की मर्यादा, ये औकात देखने दिखाने का ये टेलीविजन पर नहीं अच्छा लगता है। आप रोजे से हैं, कम से कम इस समय तो भाषाई मर्यादा और थोड़ी सी बनाकर रखें। ये औकात देखने दिखाने की बात थोड़ी नहीं होती है। आप बिल्कुल मुद्दा उठाइए, जो आपने कहा उसका मैं काउंटर लेता हूं रोहन गुप्ता से, बिल्कुल मैं लेता हूं उसका काउंटर। राकेश भाई, चंद्रबाबू नायडू ने 4% रिजर्वेशन की बात की, उनका बेटा लोकेश ने बात ठीक है, जो ठीक है, रिप्लाई करिए रोहन गुप्ता, मैं लेता हूं इस पर राकेश भाई बोलने दिए पूरा बात। हाँ बोलिए, फिर रिप्लाई लेता हूं। माइनॉरिटी का रिजर्वेशन का चंद्रबाबू नायडू साहब ने साथ दिया। हाँ। नीतीश कुमार ने छुट्टी दी रमजान में, जो तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर की है हिम्मत भाजपा को। अब सुनिए ना, मैं रिप्लाई लेता हूं एक बात कहते हुए आदिल हसन, मैं रिप्लाई लेता हूं रोहन गुप्ता से एक बात कहते हुए। आप संविधान का जिक्र कर रहे हैं, उसी संविधान में राम दरबार की भी तस्वीर है, और इसी संविधान में राम मंदिर बन गया। उसको लेकर आपके नेताओं ने क्या क्या नहीं कहा अयोध्या को लेकर, तो छोड़ दीजिए सर, ये दिखावा मत क्या करिए कि जो मुझे सूट करेगा उसका हम बहुत बखान करेंगे, जो नहीं सूट करेगा उसका बहुत बखान करेंगे। टीपू सुल्तान की बात सिर्फ इसलिए करेंगे क्योंकि इसकी इमेज एंटी हिंदू की थी, उसने मंदिरों को तोड़ा, उसने जबरन धर्मांतरण करवाया, इसलिए टीपू सुल्तान की पैरवी करेंगे क्योंकि आपको सूट करता है। राम दरबार की बात नहीं करेंगे क्योंकि वो आपको सूट नहीं करता है। राकेश भाई, मेरा कुरान कहता है लकुम दीनकुम वलिय दीन, तुम्हारा धर्म तुम्हारे लिए, मेरा धर्म मेरे लिए। हाँ। मर्यादा पुरुषोत्तम। तो किसने आपके धर्म पर सवाल उठा दिया? किसने आपके धर्म पर सवाल उठा दिया? किसने आपके धर्म पर सवाल उठा दिया? हमने भगवान नाम पर कोई क्वेश्चन नहीं उठाया। ये आप झूठ बोल रहे टीवी पर। मैंने भगवान नाम पर सवाल तो उठाने की बात ही नहीं कही। मैंने कहा क्या? मैंने तो कहा कि राम दरबार की तस्वीर है, और उन्हीं राम के मंदिर को लेकर आप लोगों ने क्या क्या कहा, अयोध्या को लेकर क्या क्या कहा। मैंने तो कहा ही नहीं कि आपने भगवान राम पर सवाल उठाया। तो गलत कोट अनकोट मत किया करिए, सही कोट अनकोट किया करिए आदिल भाई। चलिए रोहन गुप्ता रिप्लाई करिए, कुछ बातें इन्होंने कही है नीतीश कुमार और नायडू को लेकर। प्लीज, मैं आपकी बात का जवाब ले रहा हूं आदिल, प्लीज रोहन गुप्ता। राजेश जी, सबसे बड़ी चीज जो चेहरे से नफरत, जो भाषा है, हम डिबेट कर रहे हैं ना, आप देखिए तो सही, क्या नफरत छलक, क्या किया, देश की राजनीति है क्या ये? आप बात करिए ना ठीक से अपने मुद्दे पे। ये क्या भाषा है? बात उन्होंने कही कि तेलंगाना, मैं वापस कहना चाहूंगा, बिल्कुल अगर मुसलमानों को ऑप्शनल है, बिहार में दिया गया कि आप रमजान के समय पे जल्दी चलना चाहे तो छुट्टी अप्लाई कर सकते हैं। ऑर्डर नहीं, फरमान नहीं पास किया गया किसी एक धर्म के लिए। मैं ये कह रहा हूं कि आप किसी एक धर्म के लिए करेंगे, सबके लिए करिए। तुष्टीकरण, बीच में मत बोलिए, अब आप चुप रहिए, अब सुन लीजिए, बीच में मत बोलिए। मुझे भी आपकी भाषा आती है, पर मुझे मर्यादा मालूम है। अब बीच में मत बोलिए प्लीज, सुन लीजिए। आदिल भाई सुन लीजिए, फिर आपके पास आ जाऊंगा। आदिल भाई सुन लीजिए, तुष्टीकरण करेंगे, रोहन गुप्ता को आप जब तुष्टीकरण करेंगे तो उसका जवाब होगा। सब 140 करोड़ भारतीय है, एक धर्म के लिए करते हैं, दूसरे धर्म के लिए, कोई किसी को आपत्ति नहीं है। आप रमजान करिए, आप जाते हैं हज पे तो मिलती है, आज भी सब्सिडी मिलती है, कभी हमने विरोध किया? ठीक है, होना चाहिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि जब हिंदुओं की बात हो तो आप उल्टी बात करें। आप ये इतिहास को नकार नहीं सकते कि बाबर आक्रांता था, इतिहास को नकार नहीं सकते हैं कि किस प्रकार से ये आक्रांताओं ने देश के ऊपर अत्याचार किया। चुप बैठे हैं देश की जनता, इसका मतलब ये मत समझिए कि हकीकत बदल जाएगी। इतिहास को आप भविष्य की बात करिए, और आप जब भी तुष्टीकरण की बात करेंगे उसका काउंटर आपको मिलेगा। कांग्रेस जब भी तुष्टीकरण की बात करेगी उसका हृदय परिवर्तन हो गया। देश की जनता की बात करिए। आप आज देश की योजनाएं हैं। राकेश जी, मैं सिंपल सवाल पूछना चाहूंगा। ठीक है, मैं जरा विवेक साइलेंस से भी एक टिप्पणी ले लूं, फिर आदिल और सरवर भाई आपके पास आते हैं। विवेक साइलेंस ने बोला नहीं है, एक बार उनकी बात हो जाए। आदिल भाई आता हूं, विवेक साइलेंस, सिर्फ एक मिनट। हाँ अच्छा, बोलिए जल्दी अपनी बात पूरी करिए। सिर्फ मैं कहना चाह रहा हूं कि देश की जितनी भी बड़ी सरकार की योजना है, क्या उसमें किसी के अंदर कोई भेदभाव है क्या? आयुष्मान भारत योजना के कितने % लोग जो है मुसलमान समाज से? बिल्कुल सबका अधिकार है। और ऐसा भी नहीं कि कोई ये लोग 4-5 लोग धर्म के जो आका बन जाएंगे और उनको वोट मिल जाएगा ना, बिल्कुल नहीं। देश की जनता समझती है, मुसलमान भी समझता है, उनकी भलाई कहां पे। ठीक बात है। विवेक साइलेंस, एक और सीएम योगी भागवत की मुलाकात, जाहिर सी बात है 27 को लेकर चर्चा हुई, हिंदुत्व एकता को लेकर बातचीत हुई होगी। लेकिन दूसरी ओर मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहता हूं, यह कहना कि बाबर औरंगजेब के समय हिंदू सबसे ज्यादा सम्मानित रहे, क्या आप इससे सहमत हैं?
देखिए पांडे जी, मुझे रोहन गुप्ता जी की एक बात बहुत अच्छी लगी। उसको मैं अप्रिशिएट करता हूं। उन्होंने कहा है कि आज के युग में अभी जबकि देश तरक्की की तरफ बढ़ रहा है या बढ़ने की कोशिश कर रहा है, इसमें 500 साल पुरानी बात करने से कोई लाभ नहीं। ये अच्छी बात है कि मोहन भागवत जी और योगी जी की मुलाकात हुई। आपने अभी मंदिर तोड़ने की बात की कि औरंगजेब और बाबर ने बहुत मंदिर तोड़े हिंदुस्तान के अंदर आके, लेकिन मैं प्रधानमंत्री मोदी जी की जो कॉन्स्टिट्यूएंसी बनारस है वहां की बात रखना जरूर चाहूंगा। 134 मंदिर और शिवलिंग तोड़ के नालियों में फेंकने वाली सरकार, उसके बाद अगर कोई कैमरामैन हो तो भेज दीजिए बनारस के लंका थाने में, वहां पर शिवलिंग अभी भी जमीन पे ऐसे ही बिखरे पड़े हैं और शिव मंदिर का भी ये शनि मंदिर का भी मूर्ति वहां पड़ी हुई है। सुन लीजिए मेरी बात, खत्म हो जाने दीजिए। आपने अक्षय वट वृक्ष भी तोड़ दिया। माता अहिल्याबाई होलकर की आपने अभी देखी किस तरह से मूर्ति तोड़ी, उसके नीचे एक शिवलिंग भी था जिसको योगी आदित्यनाथ जी ने आज की डेट में बताया कि वो AI से बन के आया है। ब्रजेश पाठक डिप्टी CM क्या कर रहे हैं? वो तो योगी जी और उत्तर प्रदेश सरकार का किया गया महापाप धोने के प्रयास में है, क्योंकि उन्होंने कहा कि जिसने भी बाल बटुकों का शिखा खींच के उनको बर्बरता से मारा है उसको बहुत बड़ा पाप लगेगा, उसको श्राप लगेगा। इसीलिए लगता है कि आज ब्रजेश पाठक जी ने बाल बटुकों की पूजा करनी भी चालू कर दी है। देखिए, जहां तक मोहन भागवत जी का सवाल है तो अमित शाह जी ने क्या कहा कि अहमदाबाद में कि जो भी सरकार या जो भी व्यक्ति सनातन का विरोध करता है वो दोबारा सत्ता में नहीं आता, ये अमित शाह जी ने कहा है। और योगी जी कह रहे हैं कि दिल्ली की जो सरकार है वहां तो गैस चैम्बर बना हुआ है। करीब 1.5 मिनट तक मैं आपको नहीं बोला। मेरी एक आदत है, मुझे मेरे सवाल का जवाब मिल जाए तो मैं अगले 2 मिनट तक नहीं टोकता हूं, लेकिन 1.5 मिनट तक मैं इंतजार करता रहा कि आप मेरे सवाल का जवाब देंगे। बोलिए। उन्हीं अविमुक्तेश्वरानंद पर आप लोगों ने लाठियां बरसाई, वहीं बनारस दाल मंडी पर जाकर आपकी गाड़ी अटक जाती है। आपने कहा शिवलिंग, रुकिए ना, आप सुन लीजिए। आपने कहा शिवलिंग बिखरे हुए हैं तो आप बिखरता हुआ देख रहे थे, कितना शिवलिंग उठाकर लेकर चले आए, इतना सम्मान है। मैं फिर अपना सवाल दोहराता हूं और मुझे मेरे सवाल का जवाब दीजिएगा, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। हाँ बोलिए। क्या आप इस बात से सहमत हैं कि बाबर औरंगजेब के समय हिंदू सबसे ज्यादा सम्मानित रहे, हाँ या ना? नहीं, मुझे पता है पांडे जी, राकेश पांडे जी, कि आप सिर्फ जो है ना जहरीले और खतरनाक सवाल जिससे देश में अराजकता बढ़े, इस तरह की चीजें हो, लोगों में आपस में मारकाट हो, अराजकता बढ़ती है। सवाल ही आपके सवालों से अराजकता बढ़ती है। आप क्या करते हैं बैठ के? नेताओं के बयानों से अराजकता नहीं बढ़ती है। नेताओं के बयानों से अराजकता नहीं बढ़ती है इस देश में। दूसरा पत्रकार काम हो सवाल पूछते तो अराजकता बढ़ जाएगी। एक नेता उठकर आकर कह दे कि बाबर औरंगजेब के समय हिंदू सबसे ज्यादा सम्मानित, क्या ये जख्मों पर नमक छिड़कने जैसा नहीं है कि जिस औरंगजेब ने आदेश दिया, जिसके दरबार में लिखा गया कि तोड़ दो काशी का मंदिर, बाबर इस पर सवाल पूछ दूं कि नेता ने क्यों ऐसा कहा? और अब बताओ, राजनीतिक पार्टी यूपी में सत्ताधीश बनने का सपना देखते समय क्या यूपी की जनता को यह जानने का हक नहीं है कि समाजवादी पार्टी जो दावा कर रही कि 27 में सत्ता में आएंगे, क्या इस विचार से सहमत है या नहीं है? अभी आप बताइए, मैं इसके आगे नहीं बढ़ूंगा। विवेक साईलाल, आपको यह सवाल जहरीला लगे तो लगे, अभी लेकिन ये सवाल अपनी जगह वाजिब है। और ये सवाल इसलिए है, सुनने की क्षमता रखिए। नहीं सर, सुनने की क्षमता रखूंगा और सुनने की क्षमता रखूंगा और बाकायदा सबूत के साथ सुनने की क्षमता रखूंगा। ठीक है कि जब आकर एक संगठन ये कह दे कि बाबर औरंगजेब के समय हिंदू सबसे ज्यादा सम्मानित, तो क्या समाजवादी पार्टी इससे सहमत है या नहीं? सिर्फ इसी सवाल पर बोलिएगा, मैं बिल्कुल नहीं टोकूंगा और मैं काउंटडाउन चला दे रहा हूं। देखिए कि आप बोल रहे हैं। देखिए, अभी 2027 की आपने बात की, मैं केशव जी की बात कर रहा हूं जो बाबर औरंगजेब पर आइए। अरे यार, आ रहा हूं पहले सवाल का जवाब, फिर आगे बढ़िएगा। आप जितना समय चाहेंगे आपको दे दूंगा। आवाज भी हल्की आ रही है, मैं आ रहा हूं, ऐसा है। पहले मेरे सवाल पर आइए। अभी केशव मौर्य जी ने कहा कि समाजवादी पार्टी, पहले आप सहमत है कि नहीं सहमत? एक लाइन में बोल दीजिए। आ रहा हूं, उसी पे फिर केशव मौर्य, ब्रजेश पाठक जो बोलेंगे मैं सुन लूंगा। उसी पे आ रहा हूं। अभी केशव मौर्य ने कहा कि 2027 में समाजवादी पार्टी चुनाव हार चुकी है। ये इनके डिप्टी CM है जो आप सहमत है कि नहीं? खुद चुनाव हार गए। आप सहमत है कि नहीं विवेक साईलाल? से 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, जितना कहेंगे मैं दे दूंगा। आप सहमत है कि नहीं? बताइए क्या कि बाबर और औरंगजेब के समय हिंदू सबसे ज्यादा सम्मानित, सहमत है कि नहीं? देखिए, मैंने इतिहास नहीं पढ़ा है, इतिहास हमने नहीं पढ़ा है, मैं हिस्ट्री का स्टूडेंट नहीं हूँ। ये सब जहरीले वाले काम आप ही लोग कर सकते हैं। जहरीले
जहरीला हो गया आज की डेट में। ये जहरीला हो गया। और क्या है? ये जहरीला हो गया। भारतीय जनता पार्टी शमशान कब्रिस्तान, ये जहरीला हो गया। ये जहरीला हो गया। भारतीय जनता पार्टी ये जहरीला हो गया। मजबूरी है तो सही, मजबूरी कौन नहीं सी मजबूरी है? एक वोट बैंक की मजबूरी? रुकिए बोल देंगे तो नाराज हो जाएगा आपका वोट बैंक। आपके इतनी दिक्कत हो गई विवेक साइलेंस। सवाल का जवाब ले लीजिए, मैं उसी पे आ रहा हूँ। अभी तो बोले इतिहास नहीं पढ़ेंगे, रुकिए तो पढ़े सही। आप फिर सवाल का जवाब भी दे देंगे। भारतीय जनता पार्टी ईट दिवाली शमशान कब्रिस्तान 80-20 की बात करती है। अरे के समय क्या हिंदू सबसे ज्यादा सम्मानित? बोलो ना भाई। भाई मैं दोनों पे इल्जाम लगा रहा हूँ, मैं AIM इल्जाम लगा रहा हूँ। कितना हो गया? 1.5 मिनट हो गया। वो भी यही काम करते हैं। 1.5 मिनट हो गया। दोनों जहर उगलने वाले लोग, 1.5 मिनट हो गया। AIM हो, 2 मिनट होने जा रहा है। और चाहे वो गजब मजबूरी है वोट बैंक की विवेक साइलेंस। बोल चुका हूँ, गजब की मजबूरी है, देश देख रहा है। मैंने इतिहास नहीं पढ़ा। गजब की मजबूरी है। हाँ, मेरे पास फर्जी डिग्री नहीं है मोदी जी जैसे। अच्छा, इसमें फर्जी डिग्री की बात आ गई। एंटायर पॉलिटिकल साइंस में मैंने एंटायर पॉलिटिकल साइंस की डिग्री नहीं ली है। 2 मिनट पर मैं इस काउंटडाउन को बंद कर रहा हूं। अब गुलाम सरवर आप कुछ कहना चाह रहे थे, फिर आदिल आपके पास आ रहा हूं। नहीं, मैं तो जो सवाल, जिस सवाल पर आप 2 मिनट तक अभी अटके हुए थे, मुझे लगता है आपको बुरा लग गया मेरा अटकना? नहीं, मैं तो चाह रहा हूं ये हो डिस्कस। अच्छा आपने किया, मैं तो बधाई दे रहा हूं। मैं तो ये चाह रहा था कि सपा प्रवक्ता भी कुछ बोले खुलकर, बोल रहे इनकी स्पष्ट राय भी आनी, सबकी आनी चाहिए स्पष्ट राय। मैं तो खुलकर कह रहा हूं, मैं तो उदाहरण प्रस्तुत कर रहा हूं उनके तमाम मतलब अमानवीय कृत्यों पर जितनी चर्चा होगी, अगर इस पक्ष को छोड़कर और चर्चा होगी वो भी गिनाया जाएगा, हम उसमें भी आएंगे, शामिल होंगे। लेकिन इस बात की गारंटी भी देनी पड़ेगी कि अगर सब ठीक नहीं था तो फिर 300 वर्षों तक एक परिवार ठीक क्यों लग रहा है? उसके खिलाफ कोई आंदोलन नहीं, आपको ठीक क्यों लग रहा है? नहीं, आपको ठीक पूरे इतिहास में मुगलों भारत छोड़ो का नारा ही नहीं लगा। अच्छा, पूरे इतिहास में लोग कहते हैं शिवाजी का तो एक दायरा सीमित था, ये तो बहुत दूर तक चले गए थे, कई राजा और थे। अब सुनिए सर, आपने शिवाजी की बात छेड़ दी ना, मैं पुरानी डिबेट नहीं करना चाहता हूं। शिवाजी एक नेता ने यह भी कह दिया कि शिवाजी ही हिंदू विरोधी थे। शिवाजी को लेकर, मराठा सेना को लेकर इस तरीके की बातें कर दी गई कि उन्होंने जाकर मंदिर तोड़ दिए। छोड़ दीजिए देश की सियासत। आदिल कुछ कहना चाह रहे थे। आदिल हसन। राकेश भाई, मैं तो ना बाबर का वंशज हूं, ना औरंगजेब को जानता हूं। मैं जानता हूं इतना ही कि आरएसएस जो ऑर्गेनाइजेशन है, 100 साल से इस देश में ऑर्गेनाइजेशन है जिसके पास ना FCRA है, ना होम मिनिस्ट्री, फाइनेंस मिनिस्ट्री के पास ना खाता है। कितना रुपया आता है, कितना जाता है, फॉरेन फंडिंग क्या होता है, कोई जानकारी नहीं। इतना जानता हूं कि आरएसएस के पास कोई छापा, कोई ईडी नहीं जाएगा। एक मदरसा के पास 5000 रुपया आ जाएगा तो अमित शाह और फाइनेंस मिनिस्ट्री सब दौड़ जाएगा। इतना जानते हैं। 100 साल हो गया, कोई देश के पास खाता नहीं, अरबों की संपत्ति है, कहां से क्या आता है कोई नहीं जानता है भाई। इनको छूट है, इनके पास 10 नाम नहीं है जो स्वतंत्रता सेनानी है। और दूसरी बात, टीपू सुल्तान जब शहीद हुए तो उनके अंगूठी, जो हाथ में अंगूठी थी, उसमें राम लिखा हुआ था। इतना जानता हूं कि दिव्या कुमारी जो मुगल के वंशज के रिश्तेदार थे, उसको डिप्टी CM बनाए हुए हैं। इतना जानता हूं पुष्पा मित्रा सांगा तो जम्मू कश्मीर में राजा था, उन्होंने मंदिर तोड़ा, उस पर भाजपाई नहीं बोल पाएंगे। इतना जानता हूं नवाज शरीफ क्या बिरयानी मोदी खाने गए थे, जिन्ना के मदार पे अडवाणी गए थे, बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बंगारू लक्ष्मण रक्षा दलाली किया था, अजहर मसूद कंधार में जाकर बीजेपी। लेकिन रोहन गुप्ता इनकी सुई RSS विरोध पर जाकर टिकी हुई है। देखिए इनकी मानसिकता देखिए। अभी आपने SP प्रवक्ता को पूछा कि भाई क्या उस समय पे हिंदू खुश थे, कोई जवाब नहीं। दूसरे जो मुस्लिम जो भी आपके पैनलिस्ट है उनको पूछा, क्या कहा, ठीक है हम डिस्कशन करने को तैयार हैं, पर ये बताइए कि 300 साल में आंदोलन क्यों नहीं हुआ। अभी इन्होंने जो MIM के उन्होंने बात की, ये तीनों को जोड़ के देखिए कि आपको इतिहास को स्वीकार नहीं करना कि जो आक्रांता हुए 300 साल पे राज करने का ये शासन जो हुआ था, ये जबरन हुआ था। ये कोई वहां पे चुनाव नहीं होते थे तो यहाँ पे बोलते कि आंदोलन नहीं हुआ। आपने कुछ ना है करोड़ों लाखों हजारों और अंग्रेजों के खिलाफ जो हम लड़े हैं वो क्या इलेक्शन से इलेक्टेड सरकार थी क्या? राकेश इनको चुप करवाइए, मैं आपके बीच में नहीं बोला, इनको चुप करवाइए आप पहले। अच्छा ठीक है, आप अपने समय में सुन लीजिए 30 सेकंड सुन लीजिए, पूरी करिए। वापस कहूंगा, ये मानवता के दुश्मन थे। ऐसा सिर्फ मैं हिंदू के नहीं, जैसा हमारी साथी पैनलिस्ट ने भी कहा कि शिया हो कहीं पे भी, इनको सिर्फ अपनी सत्ता से प्यार था। उन्होंने सबको मारा, आक्रांता थे तो थे, आपको स्वीकार करने में उसको धर्म का बिचवा लाने की जरूरत है। क्यों आप उसको इतिहास को स्वीकार नहीं करते? आप जब इतिहास के साथ छेड़छाड़ करने का प्रयास करते हैं तब आज देश में आवाज उठती है कि अब जब हम बांटने को तैयार नहीं है, आप उसको उखाड़ के अभी मत। ठीक है गुलाम सरवर, 30 सेकंड आपको देता हूं।
अगर मोहन भागवत ने कहा कि भारत में रहने वाले मुसलमान मूल रूप से हिंदू हैं, बहुत सारे मौलाना बरेलवी हैं वो भी मान रहे हैं, इस बात पर यह कहना मदनी का कि माँ का दूध पिया है, ये क्या तरीका है? ये ठीक नहीं नहीं, बरेलवी साहब तो आप बयान दिए हैं, आपके चैनल पर कई साल पहले मैं कह चुका हूं कि भारत का मुसलमान 99% कन्वर्टेड मुस्लिम है, जो पहले हिंदू होगा, बौद्धिस्ट होगा, कुछ भी होगा, या हिंदू होगा या बौद्धिस्ट होगा, वो इस्लाम लाया। लेकिन एक बात स्पष्ट रूप से सारे प्रवक्ता भी सुन लें कि मुगल काल में इस्लाम के फलने फूलने की कहीं कोई वकालत नहीं। देखिए, सबसे बड़ा मदरसा दारुल उलूम देवबंद आप जानते हैं, मुगल ने नहीं खोला, नदवा मुगल ने नहीं खोला, शाह बरेली कचौचा जहां चल जाए मुगल का कोई रोल ही नहीं है। मुगल ने तो इस्लाम को बर्बाद कर दिया। अकबर ने तो दीन इलाही चलाई थी इस्लाम के खिलाफ। तो इसलिए हमको मुगल से जबरदस्ती नहीं, जो मुगल 300 साढ़े 300 साल रहा तो यहाँ के हिंदुओं के मदद से रहा, उनके रहमो करम से रहा, वरना नहीं रहता। ठीक है अंबर जैदी, मासिर आलमगिरी, कई सारे फरमाने औरंगजेब के जिसमें लिखा हुआ है कि मंदिर निर्माण रोक दो, इन मंदिरों को तोड़ दो, उसके बावजूद विवेक साइलस कह रहे हैं इतिहास नहीं पढ़ा, ये अलग ही लाइन पकड़े हुए हैं। देखिए, तो बेशर्मी, और मुझे लगता है कि ये तो अपने खिलाफ खुद गड्ढा खोदर, जिनको बेसिक इतिहास की नॉलेज नहीं है, वो कैसे किसी पार्टी के प्रवक्ता हो सकते हैं। इनको तो खुद अपना पद छोड़ देना चाहिए और जाके पहले क्लास 4th में एडमिशन ले और थोड़ी सी हिस्ट्री पढ़कर वापस आए। मोदी जी वाली फर्जी डिग्री नहीं है ना। अब भाई साहब, वो कौन सी डिग्री आपकी काम की जिसको आपको 5वीं क्लास का इतिहास नहीं पता, या फिर जानबूझ के आके मुड़कर बैठे हुए आप यहाँ पे राजनीति करें? जो कि इतिहास के प्रामाणिक फैक्ट्स हैं उनको आप कह रहे हैं। अच्छा चलिए, एक काम कर देते हैं, क्योंकि समय कम है, एक काम कर देते हैं, आदिल भाई अभी नहीं आ पाऊंगा, एक काम कर देते हैं, अंबर रुकना पड़ेगा, समय कम है, एक काम कर देते हैं, हम लोग चंदा इकट्ठा करके कुछ इतिहास की किताबें खरीदते हैं, या फिर हो सकता है चंदे की भी जरूरत नहीं है, ये तो कह रहे हैं ही, तो गुलाम सरवर एक काम करिएगा, विवेक साइलस को गिफ्ट करिए, विवेक साइलस को गिफ्ट करिए, आइंदा अगली बार ना कहे विवेक साइलस की इतिहास नहीं पढ़ा, इनको किताब गिफ्ट करिए, चाहे मैं ही उसको फंड कर दूंगा, लेकिन विवेक साइलस को इतिहास पढ़ाइए। फॉर मोर ऑफ सच वीडियोज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू ET Now Swadesh।